हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में डी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी तक हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुके हैं, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे इसके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज अर्थात उत्प्रेरकी गुण के बारे में। कहने का अर्थ है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका एक और गुण होता है कि यह एक उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट का अर्थ होता है कि एक ऐसे पदार्थ जो कि किसी भी जो अभिक्रिया होता है उसमें उपयोग तो होते हैं, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट नहीं करते का अर्थ है कि वो अभिक्रिया अर्थात जो हमारा रिएक्शन होता है उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद वो उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से क्या करते हैं, समय की बचत करते हैं और पैसे की बचत करने का काम करते हैं। तो इनके जो तत्व हैं अर्थात डी ब्लॉक के तत्व हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो उत्प्रेरक के जैसा काम क्यों करते हैं और उनके कंपाउंड उत्प्रेरक के जैसा काम क्यों करते हैं, उसके कारण को समझते हैं। पहला कारण है कि इसमें रिक्त डी कक्षक का उपस्थित होना। रिक्त डी कक्षक का उपस्थित होने का अर्थ है कि पूरा खाली नहीं, मतलब इसके जो n-1 डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ खाली रहे। जैसे स्कैंडियम के केस में सिर्फ 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होता था और 9 जो जगह होते थे वो खाली होते थे। वैसे ही स्कैंडियम के बाद यदि मैं टाइटेनियम में आऊँ तो उसमें 3D में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन बाकी जो 8 जगह है 8 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए ऑर्बिटल में खाली जगह है, वो मतलब दूसरे जो हमारे रिएक्शन है उनको कराने के लिए मुक्त है अर्थात फ्री पड़े हुए हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। रिक्त डी कक्षक को अर्थ है n-1 डो जो हमारा डी कक्षक है या डी ऑर्बिटल है वो कुछ रूप में खाली रहते हैं अर्थात पूरे भरे नहीं रहते हैं, जिस कारण ये इस रिएक्शन को आसानी से कर पाते हैं और उत्प्रेरक जैसे काम करते हैं। दूसरा है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का अर्थ है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था बदलते रहते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा है NS और n-1 डी दोनों की जो एनर्जी है ऊर्जाएं हैं लगभग समान मानी जाती है, जिस कारण क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन का भी जो एस है वहाँ वो डी में आ जाते हैं और डी वाले एस में चले जाते हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ था ऑक्सीकरण अवस्था वाले सेक्शन में। तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि क्यों वहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था बदलने से यहाँ फ़ायदा ये होता है कि जब ये किसी अभिक्रिया में भाग लेते रहते हैं, स्पेशली देखिए ये वाले उदाहरण में, मैं ये उदाहरण दे रखा हूँ जहाँ पे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका कुछ कुछ जगह उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं ये तो, प्रायः जहाँ जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहाँ पे जितने भी कैटलिस्ट हमारे होते हैं अर्थात उत्प्रेरक होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को या स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं, उन सब में इसी डी ब्लॉक के या स्पेशली बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। उसमें कुछ उदाहरण भी है, ये जैसे मैं 4 उदाहरण ले रखा हूँ। इसी में एक उदाहरण देखिए, ये उदाहरण है हमारा संपर्क विधि अर्थात कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। और इस प्रोसेस में ना H2SO4 बनता है। कैसे बनेगा, जो हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु से क्रिया करके किसके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड देखिए यहाँ वेनेडियम जो धातु है ये हमारा कौन सा है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस तरीके से इनका उपयोग होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या उनके कंपाउंड है वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। इस रिएक्शन में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करेगा और क्या बना लेता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और यही आगे जल से क्रिया करके H2SO4 बना लेता है अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बना पाता है। तो जो संपर्क विधि है अर्थात कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का हमारा विधि होता है अर्थात प्रोसेस होता है। अब इनकी बात करूं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था की, अर्थात ये ऑक्सीकरण अवस्था बदलते हैं तो इनका उत्प्रेरक के रूप में रोल कैसे होता है अर्थात ये कैसे काम करते हैं उत्प्रेरक की तरह। तो देखिए इस रिएक्शन में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। अब ये कैसे होगा, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और ये है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मेरा। यहाँ पे यदि वेनेडियम के मैं ऑक्सीकरण अंक की बात करूँ तो देखिए वेनेडियम का V2 और ऑक्सीजन का O5 लिखा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक ऋण 2 होता है और इसका होता है, ये चूंकि 5 है संख्या में इसलिए गुणा क्या कर दिया 5 और इधर इक्वल टू कर दिया 0, कुछ नहीं है घात इसलिए। और वेनेडियम जिसका मुझे निकालना है उसके लिए क्या करूँगा मैं x मान लूँगा, तो ये हो जाएगा 2x क्योंकि संख्या 2 है और इसको x मान रहा हो तो 2x, और ये बीच के गैप के लिए मैं प्लस का निशान अब निकालूंगा। 2x माइनस क्या हो जाएगा 10 और इसको उधर समीकरण के बाहर कर दूंगा। समीकरण ऐसा बना लेना है, यदि घात दिया रहता तो बराबर के उस साइड में घात भी लिखता इसमें, ठीक है। 2x इक्वल टू हो जाएगा +10 और x इक्वल टू हो जाएगा +10/2 इक्वल टू हो जाएगा +5। कहने का अर्थ है कि इस रिएक्शन में हमारा ये शुरू वाले स्टेप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में वेनेडियम किस में है +5 स्टेट में है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे वेनेडियम +5 से क्या हो गया +4 हो गया, और यहाँ देखिए ये जो +4 है इस अवस्था से वापस किस में हो रहा है
+5। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके ऑक्सीकरण अवस्था बदलते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब किसी का रिएक्शन कराते रहते हैं, अर्थात किसी रिएक्टेंट या अभिकारक का अभिक्रिया कराते हैं, तो उस समय वो अपने मूल अवस्था में होते हैं, अर्थात मूल अपने ऑक्सीकरण अवस्था में। लेकिन जब रिएक्शन चलते रहता है तो रिएक्शन के अंदर में वो अपना ऑक्सीकरण अवस्था बदल लेते हैं, ताकि जो हमारा उत्पाद है अर्थात प्रोडक्ट है वो आसानी से बन पाए। उसका जब रिएक्शन खत्म होता है तो फिर से जिस अवस्था में वो अंदर रिएक्शन में भाग लिए रहते हैं, अर्थात जैसा पहले भाग लिए रहते हैं उसी रूप में हमको पुनः प्राप्त हो जाता है। और यही खासियत होता है किसका, स्पेशली कैटलिस्ट का या उत्प्रेरक का, कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, परंतु वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो देखिए यहाँ पे ये अभिक्रिया में उपयोग तो हो रहे हैं, लेकिन फिर से जैसे उनका ऑक्सीकरण अवस्था पहले था वैसे ही बाद में भी हमको ऐसे मिल जा रहे हैं। तो ऐसे ही सब में होता है, ये एक सिंपल था। ठीक है, बाकी में भी जो उत्प्रेरक हैं वो काम ऐसे ही करेंगे, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसी संपर्क विधि का मैं उदाहरण लिया था, जो कि एक प्रकार से आपके समझने के लिए पर्याप्त होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे बदलेंगे। +5 से +4 हो गया और फिर से हमको +5 में मिल गया जब इसका अगला स्टेप हुआ तो। ठीक है, मतलब जैसे पहले थे वैसे वो बाद में भी हमको मिलने लगे। अब देखिए अगला है सतह का क्षेत्रफल बड़ा होना। जो संक्रमण तत्व होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी चूंकि क्या है, परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, इस कारण इनके साइज़ भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब बड़े होने के कारण फ़ायदा ये होता है कि यदि देखिए एक साइज हमारा ऐसा है, एक छोटा सा है, अब इसी को मैं छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूँ ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे टुकड़ों में, तो देखिए ये हमारा इतना सतह था अर्थात उतना क्षेत्रफल था। अब ये क्षेत्रफल बड़ा हो गया, अब बड़ा क्षेत्रफल और ये कौन सा है, छोटा क्षेत्रफल, अर्थात सतह का क्षेत्रफल छोटा है। तो ये वाले में क्या होगा, अभिकारक को ज़्यादा जगह मिलेंगे अभिक्रिया करने के लिए। जैसे देखिए इधर सभी साइड से, इसमें भी सभी साइड, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये जो बाहर बाहर एरिया है उसमें बस चिपक पाएंगे, लेकिन यहाँ पे यही जब छोटा टुकड़ा बन गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसलिए अभिक्रियाएँ क्या है, फास्ट हो जाएंगी और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए ठोस और दूसरा उसी लकड़ी का भूसा बना दीजिए। तो जो भूसा है उसमें आग यदि लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा, लेकिन लकड़ी का जो टुकड़ा है ठोस वाला उसमें यदि आग लगाएंगे तो टाइम में लगेगा। क्यों, क्योंकि भूसा वाले में उसका एरिया बढ़ गया, इस कारण वो जल्दी से रिएक्शन को कर रहा है, फास्ट कर रहा है। और जो ठोस वाला पार्ट था उसमें क्या है, उसका एरिया छोटा रहता है, इस कारण वो रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो इस कारण इनका सतह क्षेत्रफल बड़ा भी होता है। नेक्स्ट है अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती आसानी से बनाने। मध्यवर्ती आसानी मतलब जब ये जो क्षेत्रफल है इसके जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनको जो बड़े होते हैं तो उनमें अभिकारक क्या है, ऐसे अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के कारण ये क्या होगा, मध्यवर्ती अर्थात बीच का जो कंपाउंड है वो इजीली बना पाएगा। ठीक है, तो ये इनकी खासियत होती है और ये इनके उदाहरण है। जैसे एक हैबर विधि हमारा होता है, इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम का प्रयोग होता है। ये हमारा जो आयरन होता है ना, ये यहाँ पे कैटलिस्ट है अर्थात उत्प्रेरक है। ये मॉलिब्डेनम ये उत्प्रेरक नहीं है, ये क्या है, उत्प्रेरक को प्रमोट करने वाला है, अर्थात उत्प्रेरक के ताकत को बढ़ाने वाला चीज़ है। इसको उत्प्रेरक प्रमोटर या उत्प्रेरक वर्धक बोला जाता है। इसके ताकत को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ उत्प्रेरक होता है आयरन। वैसे हाइड्रोजनीकरण विधि में ये हमारा एल्किन है, डबल बॉन्ड को एल्किन कहा जाता है और ये है हमारा एल्किन। तो इससे हम लोग वनस्पति तेल बना पाते हैं। आपने देखा होगा डालडा का पैकेट या वनस्पति घी लिखा हुआ वाला, वो इसी प्रक्रिया से बनता है। इसमें उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, निकिल या प्लेटिनम का। इस तरीके से पॉलीथीन बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैटलिस्ट बनाया था, इस कारण इसको जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। यह क्या है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अब ये है ये आ जाएगा ट्राई एथिल एल्युमिनियम या एल्युमिनियम ट्राई एथिल, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक। अब ये हमारा क्या है, एल्किन है, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे एथिलीन। और ये जिगलर नाटा के प्रयोग से ये बन जाता है पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन। ठीक है, तो ये उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात पॉलीथीन या प्लास्टिक बनाने में भी यहाँ पे कौन सा है, डी ब्लॉक का, ये है देखिए टाइटेनियम। ठीक, अब यहाँ ऊपर में क्या था, निकिल या प्लेटिनम था, यहाँ पे आयरन उपयोग किए हैं। वैसी संपर्क विधि में वेनेडियम का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात वेनेडियम पेंटाक्साइड का। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, टिप्पणी के फॉर्म में आते हैं या फिर ये उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट के उपयोग या फिर ये उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में उपयोग क्यों किए जाते हैं, ये आता है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग इसका अगला प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। उत्प्रेरकी गुण के बाद अब हम पढ़ रहे हैं अगला प्रॉपर्टीज़। अगला प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। कहने का अर्थ है कि संक्रमण धातु हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड या अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। क्यों,
तो इसको समझते हैं। अंतराकाशी यौगिक का अर्थ होता है कि जब एक धातु के अणु दूसरे धातु से जुड़े इस तरीके से ऐसे, तो चूंकि हमने क्या है जो एटम होता है हमको हम लोग गोल मान के चलते हैं, तो एक एटम जब दूसरे से ऐसे जुड़ते जाता है इस तरीके से, और अगला भी मैं इसी तरीके से ऐसे जोड़ते चलूँ, तो इनके बीच में देखिए जो गैप बन रहा है, खाली जगह, इसको कहा जाता है रिक्ति या वाइड। और ये जो खाली जगह होते हैं इनमें इससे जो छोटे आकार के हमारे क्या बोल सकते हैं एटम है, परमाणु है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, या फिर हाइड्रोजन या फिर बोरान जैसे छोटे परमाणु क्या होते हैं, इन रिक्ति के अंदर किसी कारणवश या किसी दुर्घटनावश इसके अंदर फंस जाते हैं या रुक जाते हैं या फिर जकड़ लिए जाते हैं, मतलब इसमें फिट हो जाते हैं। तो इस स्थिति में जो कंपाउंड हमारा बनता था अर्थात जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। अब अंतराकाशी का अर्थ उम्मीद है समझ पा रहे हो। अंतराकाशी का अर्थ है कि खाली जगह, जो ठोस के क्रिस्टल जब बनते हैं तो उन अणुओं के बीच का जो खाली जगह है उसको बोलते हैं अंतराकाशी या वाइड या रिक्ति। ठीक है, तो ये निर्माण क्यों करते हैं। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से यदि देखूं तो ये ऐसा दिखेगा, ये जो छोटे छोटे जो गोले हैं ना वो मेरे एटम है। अब ये जो रिक्ति है इनको बीच को मैं खाला जगह में दिखा रखा हूँ। तो इसमें यदि ऐसे छोटे छोटे हमारे हाइड्रोजन के या फिर जो भी हैं कार्बन के, नाइट्रोजन के, बोरान के, ये कण यदि फंस जाए मान लो थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन, तो इससे जो यौगिक बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अंतराकाशी यौगिक। अब ये निर्माण क्यों करते हैं, अब इनके निर्माण का कारण क्या होता है। तो इनके निर्माण का कारण सिर्फ ये होता है कि हमारा जो डी ब्लॉक का तत्व है या संक्रमण धातु होता है उनके साइज़ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होने के कारण जब ये क्रिस्टल बनाते हैं तो इनके बीच बीच में खाली जगह बच जाता है। खाली जगह पे जो छोटे साइज़ के हमारे परमाणु हैं वो आकर फंस जाते हैं, इस कारण यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए इनका एक और खासियत होता है कि इनके जो सूत्र बनते हैं अर्थात जो यौगिक बनते हैं उनका फिक्स सूत्र नहीं होता है, अर्थात निश्चित सूत्र नहीं होता। और एक और लाइन है कि नॉन स्टॉकियोमेट्रिक यौगिक। नॉन स्टॉकियोमेट्रिक यौगिक का अर्थ है कि इधर से एक अणु आए तो उधर से भी एक अणु आए, इधर से दो आए तो इस साइड से भी दो आए, मतलब अनुपात समान नहीं रहते हैं। मतलब इधर से मान लो एक आया तो इधर से दशमलव कुछ आ गया, 0.2, इधर से 0.5 आया तो इधर 0.6 आ गया, थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, मतलब एक समान अनुपात में नहीं पाए जाते हैं। तो और इनके उदाहरण की बात करूँ तो इसके ढेर सारे उदाहरण हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। इनका अर्थ क्या है, टाइटेनियम कार्बन, मतलब एक टाइटेनियम एक कार्बन लिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए Mn4n, मतलब सभी का जो सूत्र है वो एक जैसे नहीं है, एक ही अनुपात में नहीं है। जैसे बाकी जो दूसरे कंपाउंड होते हैं उनका सूत्र फिक्स होता है और उनका एक कॉमन सूत्र भी बनता है। जैसे मान लो मैं सोडियम क्लोराइड लिखूँ NaCl, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मेटल है मेरा तो मेटल लिख सकता हूँ और इसको X लिख सकता हूँ। तो ऐसे सूत्र हमारे ढेर सारे बन जाएंगे, बहुत सारी संख्या में, मेटल को लेकर और हैलोजन को लेकर, अर्थात धातु और हैलोजन को लेकर। लेकिन इनके सूत्र हम कॉमन नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे दोनों एक एक हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है और वहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ 4 और 3 है, मतलब सारे एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। अब इन इससे जो कंपाउंड बनेगा अंतराकाशी यौगिक, इसकी खासियत क्या होती है, तो इसके गलनांक और क्वथनांक अधिक हो जाते हैं। गलनांक अधिक का अर्थ है कि इनका को गलाने के लिए हमको ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि पहले ये जगह खाली था लेकिन इस जगह में कोई चीज़ आके भर गया तो क्या हो गया, एक प्रकार से हीरे के जैसा कठोर हो गया। तो ये जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं, स्पेशली गलनांक में, क्योंकि ये ठोस होता है तो गलनांक में ये हीरे के लगभग गलनांक या उस ताप पर गलने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। दूसरा है ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। रासायनिक रूप से अक्रिय या निष्क्रिय का अर्थ होता है कि इनके बीच में जो खाली जगह है वो पैक हो गया। ये जो जितने भी खाली जगह है ये जब पैक हो जाएगा छोटे परमाणु या एटम के आने से, तो क्या होगा, एक जो हमारा परमाणु है वहाँ से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इस जगह से यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि सारे जगह पैक हो गए तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा तो विद्युतीय रूप से या इलेक्ट्रिकली रूप से ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको नोट करिए, फिर हम इसके नए प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगला प्रॉपर्टीज है मिश्र धातु का निर्माण अर्थात एलॉय फॉर्मेशन। संक्रमण धातु क्या है, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु वास्तव में क्या होता है, ऐसा मिश्रण होता है वो भी समांगी अर्थात होमोजीनस टाइप का, जिसमें एक संक्रमण धातु दूसरे संक्रमण धातु के साथ मिक्स होकर एक नया टाइप का धातु बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, अर्थात मिलाते हैं दो धातुओं को। अब दो धातुओं को मिक्स करने के बाद मिश्र धातु क्यों बनाते हैं वो समझ रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्र धातु का निर्माण ये क्यों करते हैं। तो इसका कारण ये है कि संक्रमण जो हमारे तत्व होते हैं इनके जो एटॉमिक साइज है अर्थात परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होते हैं। इस कारण क्या होता है, जब इनका क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल बनने के समय जो इनके जालक होते हैं, कहने का अर्थ है कि ये हमारा जालक है, मतलब ये हमारा एटम है और एटम के बाद ये हमारे जो जालक हैं वो,
ठीक है। तो क्रिस्टल जालक जो बनता है उसमें जो हमारे एटम होते हैं, अर्थात ये चूंकि साइज ये रहता है तो क्या होता है, एक धातु दूसरे धातु के एटम को हटा देते हैं और उसका जगह ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के एक बराबर साइज है तो उनको हटाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कारण फ़ायदा ये होता है कि हमको एक नया धातु मिल जाता है जो कि शुद्ध अवस्था में जो धातु था उससे अच्छे क्वालिटी का और मजबूत धातु मिलता है। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, और यहाँ पे जैसे उदाहरण लिया हूँ पीतल का जिसको ब्रास भी बोलते हैं, कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बन रहा है। कांसा जिसको ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, ये कॉपर और स्टेनस अर्थात टीन के मिक्सचर से बन रहा है। तो यहाँ पे ये उदाहरण समझिए, ये हमारा क्या हो गया, एक क्रिस्टल हो गया। अर्थात इस तरीके से ये वास्तव में ऐसा रहेगा, लेकिन जब विस्तृत से डिटेल में देखेंगे तब, लेकिन ये ऐसे जमे रहता है एक परमाणु अर्थात एक धातु परमाणु दूसरे के साथ। और ये जो खाली जगह रहते थे इसको हम लोग वाइड बोलते थे, जिससे अंतराकाशी यौगिक बना था, या रिक्ते भी बोलते हैं। इसके अलावा जब इनका मिक्सिंग होता है अर्थात एक धातु के साथ दूसरे धातु का, तो मिक्सिंग होने के समय क्या होता है, एक धातु और दूसरे धातु का चूंकि साइज एक बराबर है, इस कारण देखिए यहाँ पर और इस जगह पर यही थे सब ब्लैक ब्लैक वाले, जिसको मैं हटा के दूसरा धातु ले लिया हूँ। इस कारण क्या है, ये हमारा बन गया मिश्र धातु अर्थात एलॉय बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि जो एक धातु का हमारा एटम का साइज है वो और दूसरे धातु के एटम का साइज एक बराबर हो गया। इस कारण यहाँ से एक एटम का जगह और यहाँ से दूसरे एटम का जगह दोनों को हटा के नया धातु उसके अंदर फिट हो गया। कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि साइज बराबर होने के कारण दो धातु या दो से अधिक जो धातु हैं आपस में मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, मिश्र धातु का निर्माण कर लेते हैं। अब साइज कितना होना चाहिए, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि साइज 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मान लो एक हमारा जो एटम है उसका साइज 100 पिकोमीटर है, तो अगला एटम का 115 पिकोमीटर हो जाना चाहिए, या फिर 100 से नीचे चले जाएँ तो कितना हो जाएगा 15% में 85 पिकोमीटर। ऐसा मतलब इसके सेट यदि बनाऊंगा तो 100 से 115 इनके बीच में ऐसा मिक्सिंग हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि 100 और 85 के बीच में मिक्सिंग हो सकता है। ठीक है, मतलब 115 और 85 के बीच में मिक्सिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15% से डिफरेंस ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि दो धातुओं के साइज में अंतर यदि 15% के आसपास है तो उनका इस तरीके से मिक्सिंग हो जाएगा, अर्थात वो आपस में मिल जाएंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, मिश्र धातु का निर्माण करेंगे। तो कुछ एक मिश्र धातु को याद रखने हैं, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, इसी प्रकार से गन मेटल हो गया। ठीक, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग आज के इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं और लास्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि जो हमारे संक्रमण धातु हैं वो संकुल अर्थात कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं संक्रमण धातुओं का अंतिम प्रॉपर्टीज़ कि संक्रमण धातु कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, अर्थात संक्रमण धातु संकुल का निर्माण क्यों करते हैं। अब संकुल का अर्थ होता है कि संक्रमण जो धातु है अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जिसको बोलते हैं उपसंयोजी बंध क्यों बनाते हैं। तो उपसंयोजी बंध बनाने का कारण सिर्फ इसका ये रहता है कि संक्रमण धातुओं के पास जो हमारे डी कक्षक रहते हैं अर्थात N-1D वाला वो खाली होता है। N-1D खाली का अर्थ है कि उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे नहीं रहते, जिस कारण क्या होता है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं वो उस जगह पे आसानी से समा जाते हैं, जिस कारण ये कंपाउंड बना लेते हैं। अब यहाँ पे संकुल यौगिक का अर्थ ये है कि ऐसा बड़ा ब्रैकेट वाला जो यौगिक दिखेगा इसको बोलते हैं संकुल यौगिक अर्थात बड़े साइज का यौगिक। अब इसमें होता क्या है कि ये जो छोटे अंदर में ब्रैकेट रहते हैं या फिर बिना ब्रैकेट के जैसे F6 और 4- इस तरीके से भी कंपाउंड रहते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको छोड़ के डी ब्लॉक के तत्वों को या ये इनको बोला जाता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लुईस क्षार होते हैं अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसको करेंगे, ये जो हमारे संक्रमण तत्व हैं अर्थात डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको क्यों करेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के पास N-1D जो कक्षक है वो क्या है, खाली है अर्थात वैकेंट है। ये इसका पहला कारण है। दूसरा है परमाणु का आकार छोटा होना। परमाणु का आकार छोटा का अर्थ है कि ये जब इलेक्ट्रॉन खोते हैं अर्थात डोनेट करते हैं, कौन जो डी ब्लॉक के तत्व है वो किसी कारण उस इलेक्ट्रॉन खो दिए या इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये धातु है, धातु गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागना या छोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा अर्थात ये धन आयन वाले हो जाएंगे, जिस कारण इनका क्या होता है साइज छोटा हो जाता है। और साइज छोटा होना का अर्थ है कि उनका आकर्षण अधिक हो जाता है, और आकर्षण होगा तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएंगे उसको ये खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि इनके पास एक तो इलेक्ट्रॉन का कमी है और दूसरा आकर्षण तेज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, इनके बीच में जैसे इसका CONH3 हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका नामकरण भी पढ़ेंगे अगले यूनिट में, इसके बारे में डिटेल में है। तो इनके बीच में जैसे ये कोबाल्ट है तो जो NH3 है वो ऐसे सभी साइड से
इस तरीके से जुड़ा है, NH3 NH3 NH3, वैसी NH3 NH3, ये अष्टफलकी और चतुष्फलकी संरचनाएं बनाएंगी। तो ये इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण ये इसको डोनेट करते हैं। तो ऐसा टाइप का जो बंध बनता है इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी या उपसहसंयोजक बंध, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोआर्डिनेट बॉन्ड। ये ऐसा क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो डी कक्षक है वो खाली रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके फिट हो जाते हैं। उम्मीद है आज का सारा प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, और पोटेशियम परमैंगनेट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, उनके कैसे रिएक्शन पाए जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आने लायक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।